हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये कोड 508 का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से ज़रूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हों, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि उनमें से जो आपने अभी तक पढ़ा है उनमें से किस पे आपको ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो की कौन सा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके। तो फ्रेंड्स, चलिए इसमें देख लेते हैं आपकी यूनिट 1 जो है, यानी इकाई 1 कला और कला शिक्षा की समझ। मैं तो यही कहूँगी कि अब आपके जो 15 यानी परसों जो है वो आपका फर्स्ट पेपर है। तो अब आप न्यू कुछ मत पढ़िए, हर बार की तरह यही बोलूँगी। आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें से आपको ऐसा क्या देखना है, उसमें से आपको ऐसा क्या ज़्यादा पढ़ने की, अच्छे से देखने की ज़रूरत है। ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो यहीं से क्रिएट किए जाते हैं, यहीं से बनाए जाते हैं। तो अगर कला और कला शिक्षा की समझ पे हम चलते हैं, इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम कला और कला शिक्षा के इसमें से हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका इसमें है, कला शिक्षा मतलब कि कला शिक्षा क्या है। सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। और दृश्य कला और निष्पादन कला, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो कला शिक्षा से आप क्या समझते हैं, या कला शिक्षा के अंतर्गत दृश्य कला और निष्पादन कला जो है प्रारंभिक स्तर पर इसकी क्यों आवश्यकता है, दृश्य कला और निष्पादन कला की, या दृश्य कला निष्पादन कला से आप क्या समझते हैं, प्रारंभिक स्तर पर इसकी क्या आवश्यकता है। तो कला शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। और दृश्य कला और निष्पादन कला को, इन तीनों को जोड़ के एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। इसकी जरूरत क्यों है प्रारंभिक स्तर पर। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, इसका आंसर पढ़ लिया, तो दृश्य कला क्या है, निष्पादन कला क्या है, आप आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि यही तो आप इसमें लिखेंगे। तो फिर कला शिक्षा क्या है, दृश्य कला क्या है, निष्पादन कला क्या है, ये तीनों चीजें आपसे बन जाएंगी। अगर आपने इस एक क्वेश्चन को अर्थ इसका दिए एक क्वेश्चन को आपने तैयार कर लिया, ठीक है ना, कि कला शिक्षा क्या है और इसमें कला शिक्षा में निष्पादन और दृश्य कला से आप क्या समझते हैं और प्रारंभिक स्तर पर ये क्यों जरूरी है, ठीक है ना, इसकी क्या सार्थकता है। इसी तरह से हम अगर आगे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा का महत्व। अब मुझे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगता है। तो प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा का महत्व क्यों है, या प्रारंभिक स्तर पर दृश्य कला और निष्पादन कला की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए, टिप्पणी लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका हो सकता है। और जब आप प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा का महत्व और दृश्य कला और निष्पादन कलाओं का महत्व पढ़ ही लेंगे, तो एक क्वेश्चन एक आपका तैयार हो गया कि प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा का क्या महत्व है और इसके साथ में दृश्य कला और निष्पादन कला के महत्व को समझाइए। तो जब आप ये आंसर इसका तैयार कर लेंगे क्वेश्चन का, तो इसमें ऑलरेडी कला शिक्षा का महत्व अगर यदि अलग से पूछेगा शॉर्ट में तो फिर भी आपसे बन जाना है, दृश्य कला का महत्व पूछेगा तब भी बन जाना है, निष्पादन कला का महत्व पूछेगा तब भी बन जाना है, क्योंकि आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा वाला तैयार कर लिया है अपना, कि प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा के साथ साथ में दृश्य कला निष्पादन कलाओं की आवश्यकता और महत्व को समझाइए, ठीक है। इसी तरह से अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं ले लेती हूँ, क्षेत्रीय जो कला होती है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मैं ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि क्षेत्रीय कला और शिल्पों का ज्ञान जो है बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, एक ये क्वेश्चन हो सकता है। इसका वीडियो अवेलेबल है, आप बात कर लीजिएगा। यदि नहीं होगा, नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा मुझे कि क्षेत्रीय कला और शिल्पों का जो ज्ञान होता है, शिल्प कला वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने बोर्ड पे वीडियो आपको समझाया है, ठीक है ना, कि कला और शिल्प का प्रारंभिक शिक्षा के साथ क्या संबंध है। तो क्षेत्रीय कला और शिल्प जो होते हैं प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के लिए क्यों जरूरी होते हैं, या फिर कला और शिल्प का प्रारंभिक शिक्षा के साथ क्या संबंध है, आंसर एक ही होगा। तो ये जरूर आप देख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका हो सकता है। तो इस यूनिट में हमने कितने क्वेश्चंस क्रिएट किए, 3 क्वेश्चन इससे क्रिएट हुए हैं इस यूनिट में। ओके, यहाँ पे देखिए, पहला क्षेत्रीय कला शिल्प कला जो होता है उसका क्या संबंध होता है प्रारंभिक स्तर पर, और दूसरा हो गया है कि प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा के महत्व के साथ साथ में दृश्य कला और निष्पादन कला की आवश्यकता और महत्व को बताइए, ठीक है ना। एक बाल कला की समझ भी, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाल कला की समझ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पेपर जो है वो 3 पेपर बनते हैं।
ABCD, इसलिए एक यूनिट से कम 6 या 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। 6 में से 3 क्वेश्चन आपके आने होते हैं क्योंकि 3 सेट है, ठीक है ना। कभी कभी एक ही यूनिट से 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछ देता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो बाल कला की समझ हो गया, प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा का क्या महत्व है और इसका दृश्य कला और निष्पादन कला से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता और महत्व को बताइए। और फिर कला शिक्षा का क्या अर्थ है, दृश्य कला निष्पादन कला, प्रारंभिक शिक्षा पर इसकी आवश्यकता पर आप वर्णन कीजिए, टिप्पणी लिखिए। तो ये हो गया आपका यूनिट 1 का। अब हम देख लेते हैं यूनिट 2 देख लेते हैं। अगर यदि आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया तो लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन को ज़्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे हम यूनिट 2 देख लेते हैं, दृश्य कला तथा शिल्प, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको हो सकता है, ये एक क्वेश्चन देखिए क्रिएट हो जाता है कि दृश्य कलाओं और शिल्पों की विभिन्न सामग्रियों का प्रयोगीकरण आपको करना है, या फिर प्रयोगीकरण की जगह उदाहरण पूछ सकता है कि दृश्य कला और शिल्पों की विभिन्न जो सामग्रियां कौन कौन सी होती हैं लिखिए और इसका एक उदाहरण बताइए, समझाइए, प्रयोग करना है। तो पेंसिल हो गया, पोस्टर कलर हो गया, पोस्टर हो गया, कलम और स्याही हो गया, रंगोली सामग्री, मिट्टी, मिश्र सामग्री, शिल्प सामग्री, ये इतनी सामग्रियां होती हैं किसकी, दृश्य और शिल्प कला को। जब आप कला का निर्माण करते हैं, चाहे वो दृश्य कला बनाए, चित्रकारी करें, पेंटिंग करें या शिल्प कला आप बना रहे हैं, मूर्ति वगैरह, तो उनमें इन चीज़ों का यूज किया जाता है। तो एक क्वेश्चन इससे आपका क्रिएट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें आपका जो है मैं कह सकती हूँ कि इसमें से शिल्प सामग्री थोड़ा सा आप इसको नज़र में रखिएगा, क्योंकि ये आपका जो लेशन है वो है शिल्प सामग्री का, ये कि दृश्य कला तथा शिल्प का है। तो शिल्प सामग्री यानी शिल्प क्या होती है इसे जरूर थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से क्रिएट हो सकता है इससे, दृश्य कलाओं और शिल्पों के विभिन्न विधियों के साथ अन्वेषण और प्रयोगीकरण करिए। दृश्य कलाओं और शिल्पों की विभिन्न विधियों के साथ, तो दृश्य कला और शिल्पों की विभिन्न विधियां कौन कौन सी होती हैं, चित्रकला और पेंटिंग होती है, खंड पेंटिंग होती है, कोलाज निर्माण होता है, मुखौटा कठपुतली निर्माण होता है, मिट्टी के प्रारूपण होते हैं, कागज काटना और मोड़ना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दृश्य कला और शिल्प के अंतर्गत चीजें आती हैं। अब इनसे आप क्या कर सकते हैं, चित्रकला और पेंटिंग को आप कैसे बना सकते हैं, क्या क्या इसमें यूज होता है। फिर खंड पेंटिंग क्या होती है, हमने आपको बताया था। खंड पेंटिंग जनरली आप सब्जी वगैरह से भी छपाई वाली जो पेंटिंग होती है वो खंड पेंटिंग कहलाती है। कोलाज का भी वीडियो, सभी की वीडियोज अवेलेबल है। तो आप किस तरह से बच्चों से काम स्कूल में करवा सकते हैं, इसको आप उदाहरण देके आपको समझा देना है, ठीक है ना। यहाँ पे किए गए प्रायोगिक कार्य में फोल्डर बनाना, फोल्डर का अर्थ अभिप्राय मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, फिर भी यदि आपने देख रखा है तो अच्छा है। फोल्डर किस तरह से बनाया जाता है इसको भी एक नज़र डाल लीजिएगा। तो इसमें से जो आपकी यूनिट 2 है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपका दृश्य कला और शिल्प कला। शिल्प कला वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। शिल्प कला में आपका जो है पोस्टल रंग जो है, ठीक है ना, इसी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और साथ में शिल्प जो सामग्री है, ये 2 चीज़ें इसमें आपकी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और इसके बाद शिल्प और दृश्य जो कला होती है इनकी विधियां कौन कौन सी होती हैं, अन्वेषण कौन कौन से खोज साथ में किए जाते हैं, किस तरह से, ये आपको लिखना होगा। तो इसमें से 2 ही क्वेश्चन जो आपके हैं, 3 क्वेश्चन इससे क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप ये 3 क्वेश्चन देख लेंगे तो आगे आपको ज़्यादा, यदि आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो यदि आपने लॉन्ग क्वेश्चन को देख लिया, पढ़ लिया, तो आपको ज़्यादा आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप शॉर्ट के लिए अलग से कुछ पढ़ें। इसी तरह से एक ये भी है, कला के आधारभूत सिद्धांत। हालांकि अभी तक की जो मैंने पेपर आपके आए, अभी तक जितने पेपर हुए हैं, आपके एग्जाम्स हुए हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनमें कोई भी सिद्धांत नहीं पूछा गया है कभी भी। जब कितने आपके बुक में इतनी थ्योरीज भरी हुई हैं, इतनी सारी विधियां, शिक्षण मेथड भरे हुए हैं, कहीं पे भी शिक्षण मेथड विधियों का जिक्र नहीं है, कहीं पे भी सिद्धांत थ्योरी का जिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी एक नज़र रखिएगा कि यदि आए तो आपसे ये ना हो कि हमने ये पढ़ा नहीं था, ठीक है ना। तो विभिन्न सामग्रियों का आप प्रयोगीकरण कैसे करेंगे, तो प्रयोगीकरण किया जाता है, किस तरह से आप किसी चीज़ का निर्माण करेंगे, किस तरह से प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, थोड़ा सा नेक्स्ट यूनिट आपकी ले लेते हैं, ठीक है ना। एक ये जरूर थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे, जो अवशिष्ट पदार्थ जो है, इनसे कभी कभी क्वेश्चंस भी, शिल्प सामग्री जरूर देखेगा, मैं हर बार आपसे यही कह रही हूँ। अब शिल्प सामग्रियाँ कौन कौन सी हो सकती थी, यहाँ पे दी हुई हैं, प्लास्टिक और बोतल, खाली डिब्बे, खाली कार्डबोर्ड, टूथपेस्ट, किन किन चीज़ों से आप कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना। और अवशिष्ट पदार्थ से कैसे बनाए, है ना, हम लोग जनरली वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, तो आप उनसे कुछ चीज़ें बना सकते हैं, तो वो यहाँ पे दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना।
चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट यूनिट हम ले लेते हैं। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है अब आपकी 3 यूनिट हम ले लेते हैं, ठीक है ना। कौन सी यूनिट? 3 यूनिट ले लेते हैं। 3 यूनिट में निष्पादन कला है, सिर्फ और सिर्फ निष्पादन कला। अब मैंने वही कहा है कि सिर्फ और सिर्फ यदि आप निष्पादन कला पढ़ लेते हैं या सिर्फ और सिर्फ दृश्य कला पढ़ लेते हैं और क्या है इसकी, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें से विभिन्न निष्पादन कलाएं कौन कौन सी होती हैं, अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि जो विभिन्न निष्पादन कला होती है, यानी कला यहाँ पे तत्व दे दिया है, तो निष्पादन कला के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, या निष्पादन कला के तत्व लिखिए तो संगीत हो जाएगा। संगीत में क्या क्या आता है? कंठ संगीत, वाद्य संगीत, नृत्य हो जाएगा, नृत्य में लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, सृजनात्मक नृत्य हो जाएगा। फिर तीसरा तो यहाँ पे ये हो गया। फिर रंगमंच में लोक रंगमंच हो जाएगा, कठपुतली। यानी निष्पादन कला के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो देखिए इतनी चीजें आती हैं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, कठपुतली, ठीक है ना। क्षेत्रीय जो कला होती है ये निष्पादन कला के अंतर्गत आती है। और किसी भी निष्पादन कला की योजना की तैयारी किस तरह से की जाती है तो थोड़ा सा इसे आप देख लीजिए। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है, लेकिन पेपर सेट जब बनते हैं ABC तो वहां पे क्वेश्चन कुछ तरह से तैयार किया जाता है, वो आपके लक के ऊपर है। देखिए जनरली जब एग्जाम हो जाते हैं तो बहुत से लोग थैंक यू कहने आते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं आया। वो पेपर सेट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कौन सा सेट मिला है। तो यहाँ पे निष्पादन कला की योजना तैयारी क्या है, किस तरह से आप उसका एक प्रदर्शन कर सकते हैं, योजना कला का प्रदर्शन किस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए योजना और तैयारी की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रायोगिक गतिविधियों को आवृत करने के लिए फोल्डर निर्माण यहाँ पे भी है। लेकिन अगर इस यूनिट की हम बात करें तो इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ आपको निष्पादन कला के तत्व कौन कौन से होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, सब कुछ आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये सभी उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए निष्पादन कला, मेरे पास बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, मुझे लगता है आप लोग अभी भी कंफ्यूज तो नहीं है। निष्पादन कला का मतलब होता है जो काम आप अपने आंख के सामने देखते, एक तरह से आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस, प्रदर्शन और निष्पादन कला दोनों एक चीज है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और जिसमें आप देखने के साथ साथ में सुनते भी हैं वो निष्पादन कला हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि दृश्य कला जो होती है उसमें सिर्फ देखा, इसीलिए उसको दृश्य कहा गया। दृश्य का मतलब सिर्फ देखना, वो इमेज हो सकती है, तस्वीर हो सकती है, मूर्ति हो सकती है, जिसे सिर्फ देखा जाता है। लेकिन दृश्य कला जो होता है परफॉर्मेंस होता है, एक प्रदर्शन होता है जो आपके सामने किया जाता है, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे वो किसी ग्राउंड पे हो, कहीं पे भी हो, ठीक है ना। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं जिन्हें हम देखते हैं और सुनते हैं वो क्या होते हैं, वो निष्पादन कला कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने आज 3 यूनिट ले ली और आई थिंक इसमें सिर्फ 3 ही यूनिट है आपकी। देखिए क्षेत्रीय कला रूपों की सार्थकता, उदाहरणार्थ यहाँ पे प्रारंभिक स्तर पर आपको बताना है कि क्षेत्रीय कला रूप प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के जीवन में एक सार्थक भूमिका निभाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, मैं इसे अभी आपसे बता दूं कि प्रारंभिक स्तर पर क्षेत्रीय कला का क्या महत्व है, क्यों आवश्यकता है इसकी, ये जरूर आप देख लीजिएगा। ये मैं आपसे भी से कह दे रही हूं, तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मुझे वेरी इंपॉर्टेंट आपका लग रहा है, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट 3 हो गई है। यहाँ पे एक और देख लेते हैं क्या चीज है, योजना के लिए बोलिए आपका निष्पादन कला का योजना आयोजन के बारे में है, किस तरह से उसका प्रयोजन करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ध्वनि है, श्रव्य ध्वनि प्रणाली व्यवस्था CD, यानी यहाँ पे क्योंकि देखने के साथ साथ में हम सुनते भी हैं। तो आई थिंक ये जो 3 यूनिट है ये आपकी यहाँ पे हो चुकी है। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है वो कौन सी 4 यूनिट होगी, इसी में है या नहीं ये देखते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे 4 यूनिट आ गई, कला शिक्षा की योजना और संगठन देख लेते हैं, ठीक है। कला शिक्षा की योजना, प्रारंभिक कक्षा के लिए कला अनुभूति की योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट 4 में से कला अनुभूति की योजना क्या होती है, यानी कला अनुभूति क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो कला अनुभूति क्या है और इसकी योजना कैसे करें, तो एक ही क्वेश्चन में आ गया कि प्रारंभिक कक्षा के लिए कला अनुभूति की योजना किस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। तो कला क्या है, कला अनुभूति क्या है, कला अनुभूति की योजना कैसे बनाएंगे, ये एक ही क्वेश्चन में आपका हो गया। फिर यहाँ पे कला अनुभूति के लिए स्थान और सामग्री का संगठन किस तरह से किया जाए, उन सामग्री का भंडारण और रख रखाव कैसे किया जाए, सभी के वीडियो अवेलेबल है। और यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, टाइम बहुत कम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी जो इसकी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। कला शिक्षा में सरलीकरण क्या है, कि क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। कला अनुभूति का संगठन और सरलीकरण, ठीक है ना। सरलीकरण क्या है, मुझे इंपॉर्टेंट लगता है क्वेश्चन।
तो आपकी देखिए यूनिट 4 में क्या है, यूनिट 4 में अगर हम एक नज़र में डालें तो एक नज़र में हमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है ना, लेकिन अगर इसे हम डीपली देखें तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो जैसे हमने अभी कौन सा क्वेश्चन लिया कि प्रारंभिक कक्षा के लिए कला अनुभूत की योजना क्या है, योजना के अंतर्गत क्या होता है, कैसे कौन कौन सी योजना बनाई जाती है वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना, और कला अनुभूत के लिए स्थान और सामग्री का संगठन किस तरह से आप करेंगे, और खास तौर पे कला अनुभूत का सरलीकरण क्या कहलाता है, कला शिक्षा में सरलीकरण क्या है, ये क्वेश्चन जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी जो फर्स्ट ब्लॉक जो हमारा है उसमें से अभी 4 यूनिट चल रही थी। अब हम देख लेते हैं इसमें 5 यूनिट। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि यूनिट जो है बहुत छोटी छोटी है, ज़्यादा नहीं है। कला शिक्षा में मूल्यांकन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका होता है कि कला शिक्षा का मूल्यांकन किस तरह से आप करेंगे, ठीक है ना। तो कला शिक्षा का मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, इसको आप कैसे संचारित करेंगे या इसको आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। यह कला से पहला ये क्वेश्चन आपका इससे क्रिएट होता है, कला शिक्षा का मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, किस तरह से मूल्यांकित करेंगे, या फिर कला में मूल्यांकन के विविध उपकरणों और तकनीकों की समझ क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, लिखिए। ये भी जो है मैंने बोर्ड में समझाया है और वैसे भी लेक्चर वीडियो अवेलेबल है कि कला में मूल्यांकन के जो विविध उपकरण और तकनीक हैं उनसे क्या मतलब है, उपकरण और तकनीक से क्या मतलब है कला में मूल्यांकन से, ठीक है ना। और जैसे देखिए यहाँ पे विविध उपकरण और तकनीकें दी हुई हैं, अवलोचन सूची दी है, प्रोजेक्ट दिया है, पोर्टफोलियो दिया हुआ है, जांच सूची, श्रेणी पैमाना, ये क्या है सब, ये जो उपकरण और तकनीकें हैं किसके, कला मूल्यांकन के। मूल्यांकन किन किन तरीकों से किया जाता है, उपकरण तकनीक का मतलब क्या होता है, किन किन तरीकों से मूल्यांकन किया जाता है, अवलोकन के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा, पोर्टफोलियो के द्वारा, जांच सूची के द्वारा, श्रेणी पैमाना के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा। तो ये सब उसके उपकरण है, जांचने के, मूल्यांकन करने के तरीके हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कला में मूल्यांकन, ये जरूर आप देखिएगा 100%। अब मूल्यांकन के सूचक मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ इसमें मैं पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट मानती हूँ। पोर्टफोलियो का निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से उसका रखरखाव किया जाता है, क्योंकि पोर्टफोलियो एक टीचर को बनाना होता है, ठीक है ना। इसलिए मूल्यांकन के लिए एक पोर्टफोलियो का कैसे उपयोग करेंगे, आप एक टीचर है इसको समझाइए, इस तरह से क्वेश्चन इसमें क्रिएट हो सकता है। इसका जो वीडियो है ऑलरेडी बना हुआ है पोर्टफोलियो का, यदि आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज आप वॉच कर लीजिए। कला का मूल्यांकन करते समय क्या याद रखें, ये भी वीडियो डाला हुआ है, यानी मूल्यांकन करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और कला का मूल्यांकन यानी मूल्यांकन करते समय कौन कौन सी कठिनाइयां जो है टीचर के सामने आती हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका है, ठीक है। तो आप इसे वॉच कर लीजिएगा, वीडियो सभी के बने हुए हैं। यदि आपको डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं अगेन उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए अब जल्दी से यूनिट जो है ब्लॉक 2 ले लेते हैं। अभी तो ब्लॉक इसमें 1 2 3 है, अभी सिर्फ हम 1 ही ब्लॉक लिए हैं, ब्लॉक 2 ले लेते हैं। अब देखिए इसमें स्वास्थ्य का अर्थ एवं सार्थकता यानी स्वास्थ्य आ गया है, यूनिट 6 में हम आ गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य क्या है, कितने तरह का होता है आपको पता है, शारीरिक स्वास्थ्य, संवेदनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, यानी ये जो यहाँ पे 5 स्वास्थ्य दिए हैं, स्वास्थ्य के प्रकार हैं। तो स्वास्थ्य क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये आपको लिखना होगा। और स्वास्थ्य का क्या महत्व है, स्वास्थ्य का महत्व क्या है एक समाज के लिए और व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए। तो सिर्फ स्वास्थ्य का यदि महत्व आ जाता है तब भी आपको वही लिखना होगा कि स्वास्थ्य का महत्व जो व्यक्ति, परिवार, समाज के लिए होता है, सभी को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। स्वास्थ्य वाला ये चैप्टर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के बीच क्या संबंध है और स्वास्थ्य पर शिक्षा का क्या प्रभाव है, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये यानी स्वास्थ्य पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है और फिर दूसरा शिक्षा पर स्वास्थ्य का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर आप देखिएगा कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्वास्थ्य वाले यूनिट से। और जो यूनिट है वो आपकी 6 है, ठीक है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट यूनिट ले लेते हैं क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में है। तो स्वास्थ्य इसमें देखिए आप शायद यूनिट सेकंड आ गई है, इसे हम देख लेते हैं। राइट, ये जो यूनिट है वो सेकंड आ गई है, विद्यालय यानी कि यूनिट 7 विद्यालय शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि आप टीचर हैं, स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, तो विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम किस तरह से आप चालू करेंगे, किस तरह से लागू करेंगे। तो स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय पर्यावरण किस तरह से होना चाहिए, उसके अंतर्गत आपको ये सभी चीजें लिखनी होंगी कि एक विद्यालय में स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय किस तरह से परिपूर्ण हो वो, या उसका पर्यावरण किस तरह से। तो स्वस्थ पेयजल आपूर्ति, स्वच्छ शौचालय, संतुलित आहार, हाथ धोने की सुविधा, वायु तंत्र, कूड़ा निस्तारण, प्रकाश व्यवस्था, वायु संचार, बैठने की आरामदेह व्यवस्था, ये सभी चीजें एक विद्यालय में होनी चाहिए। एक विद्यालय में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए ताकि वहां का जो पर्यावरण है वो स्वस्थ रहे, तो उसके अंतर्गत आपको यही चीजें लिखनी होंगी, ठीक है ना। और स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से निर्देश देने चाहिए, तो भोजन एवं संतुलित आहार आता है। संक्रामक असंक्रामक बीमारियां कौन सी हैं ये भी देख लीजिएगा। स्वस्थ आदतें कौन कौन सी होती हैं जो बच्चों में डालनी चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर हैं और टीचर का एक कर्तव्य ये होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य का, ये भी थोड़ा सा आप देखिएगा, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट यूनिट ले लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में तो आप आराम से लिख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारी के बीच में क्या अंतर है। ये देखिए, इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है कि एक बीमारी को संक्रामक बीमारियां कौन कौन सी होती है, जैसे पंपस, खसरा, क्षय रोग, एड्स, सर्दी, खांसी, है ना, कंजक्टिवाइटिस जो आदि यानी आंख से संबंधित जो रोग होते हैं वो कौन सी बीमारियां आती है, संक्रामक बीमारियों के अंतर्गत आती हैं, जो फैलती हैं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, और जो नहीं फैलती हैं वो असंक्रामक बीमारी होती हैं, ठीक है ना। यानी ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय आघात आदि ये सभी चीजें जो होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, असंक्रामक बीमारियां होती हैं। ये जरूर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओके। अब चलिए हम इसे थोड़ा सा स्वस्थ आदतें कौन सी, तो आपको देखना ही है, सारांश आ गया है। चलिए नेक्स्ट यूनिट ले लेते हैं जल्दी से। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, थोड़ी सी नॉइज प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉरी चाहूंगी। चलिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देख लेते हैं। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि विद्यार्थियों को इष्टतम अधिगम के लिए तैयार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान क्या क्या है, यानी विद्यालय में कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एक बच्चे में स्वस्थपूर्ण जीवन, अच्छी नागरिकता के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। इसमें से मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दूंगी कि एक विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा एक है कि स्वस्थपूर्ण जीवन और अच्छी नागरिकता जो है वो किस तरह से बच्चों में विकसित की जाए, ये आपको बताना पड़ सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन इससे आपके निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। और आप जो जोखिमपूर्ण कार्य विद्यालय में क्या क्या हो सकते हैं आपको पता ही है, इसे तो आप बिना पढ़े भी आराम से लिख सकते हैं, फिर भी इनके वीडियोज अवेलेबल हैं, आप उन्हें वॉच कर लीजिएगा। शारीरिक शिक्षा का अर्थ और संकल्पना, वेरी इंपॉर्टेंट। शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है और व्यक्तित्व का एकीकृत विकास किस तरह से होता है, ये है एक शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, देख लीजिएगा। इसमें शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, इसका वीडियो भी अवेलेबल है ऑलरेडी आपके लिए। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। बच्चों में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम क्यों पढ़ाया जाए या उसकी क्या आवश्यकता है बच्चों को शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। ये शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्यों, और खास तौर पे बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना एवं संगठक कौन कौन से हैं, देखिए। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में पाठ्य योजना, एक पाठ्य योजना आपसे जरूर इसमें पूछ सकता है। लेसन प्लान ऑलरेडी इसका एक अवेलेबल है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शारीरिक शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, मैं इतना इंपॉर्टेंट इसको नहीं कह सकती, क्योंकि अभी तक कोई भी शिक्षण विधियां आपसे नहीं पूछी गई हैं, अभी तक के एग्जाम में एक भी शिक्षण विधियां नहीं आई हैं, इसलिए मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी। हाँ, शिक्षा और समावेशन ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। शिक्षा और समावेशन क्या कहलाता है और सलाहकार के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, यानी कि शिक्षा और समावेशन से आप क्या समझते हैं और शिक्षक होने के नाते सलाहकार के रूप में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, ठीक है ना, या आप क्या सुझाव दे सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है आ सकता है और आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। जहाँ तक है ये यूनिट जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। समावेशन जरूर देख लीजिएगा, शिक्षा में समावेशन तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट यूनिट ले लेते हैं। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है आपकी खेल, क्रीड़ा और योगा। योगा से क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 पूछ सकता है क्योंकि आपके लेसन में है। तो इसमें देखिए व्यायाम की क्या ज़रूरत है, खास तौर पर प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को, ठीक है ना।
जैसे मैंने आपसे कहा कि योगा का क्या मतलब होता है ना, क्या अर्थ है, और योगा जो है बच्चों के लिए क्यों जरूरी है या इसका क्या महत्व है, इसके 8 चरण कौन कौन से हैं, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, दोनों की वीडियो अवेलेबल है, तो आप वॉच कर लीजिएगा। योगा के 8 चरण कौन कौन से हैं, मैं इतना इंपॉर्टेंट इसको नहीं देती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए खासतौर पे प्राइमरी लेवल पे योगा क्यों जरूरी है, क्यों महत्व है, क्यों आवश्यकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है, तो आप प्लीज वॉच कर लीजिएगा। तो ये जो यूनिट है आपकी यहाँ पे हो गई है फिनिश्ड, यानी ब्लॉक 2 भी हो चुका है। चलिए जल्दी से हम ब्लॉक 3 ले लेते हैं। अब देखिए हमने कार्य शिक्षा पहले भी पढ़ा था, अब कार्य शिक्षा को ब्लॉक 3 में अलग से दे दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्य क्या है, कार्य का क्या महत्व है, कार्य एवं शिक्षा, ठीक है ना, वर्क इन एजुकेशन। तो कार्य शिक्षा अलग है और कार्य एवं शिक्षा दोनों अलग चीज होती है। तो क्या इसका महत्व है, क्यों ये जरूरी है, सिर्फ इससे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इसको आप समझाइए कि कार्य शिक्षा क्यों जरूरी है। फिर इसमें जितनी भी चीजें आती है कार्य शिक्षा के अंतर्गत, शारीरिक श्रम, फिजिकली श्रम, मस्तिष्क श्रम, ये सभी चीजें आप लिख के एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है ना। कार्य शिक्षा ये देखिए कि सफलता के लिए जरूरी है, तो क्यों जरूरी है ये, क्यों स्कूल में कार्य शिक्षा जरूरी है बच्चों के लिए, तो कार्य शिक्षा का क्या महत्व यहाँ पे दिया है, वीडियो भी इसका ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसमें आप कार्य शिक्षा जरूरी क्यों है ये जरूर पढ़ लीजिएगा। कार्य शिक्षा का क्रियान्वयन सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पक्ष में किस तरह से हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों का समूहीकरण, अब भिन्न भिन्न कक्षाओं हैं, तो कार्य शिक्षा के सत्रों की योजना के अंतर्गत हम आपको बता दें, इसमें इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका कि परिवेश के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्यकलाप बताइए। परिवेश की जगह पर्यावरण भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। पर्यावरण या परिवेश के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्यकलाप बताइए, वीडियो अवेलेबल है। और यहाँ पे एक चीज और हो सकता है, पर्यावरण जागरूकता से संबंधित कार्यकलाप। ये परिवेश पर्यावरण के सौंदर्यीकरण से संबंधित है, सौंदर्यीकरण से सुंदर बनाने के लिए, और यहाँ पे पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए क्या कार्यकलाप है, तो इसके वीडियो अवेलेबल है, आप वॉच कर लीजिएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, इतिहास, थोड़ा सा इस पर नजर जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट हम ले लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ तो सभी लिया है, उन पढ़े में से आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, और ख़ास तौर पे वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अब भी पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके सामने आ रही हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। खास तौर पे हर एक चीज़ को आप प्रारंभिक स्तर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चीज़ें जनरली प्रारंभिक स्तर से ही पूछी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे सामाजिक ज्ञान, इतिहास आदि आ गया। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ले लेते हैं कौन सी यूनिट आ रही है आपकी यूनिट। अब आपकी जो यूनिट है 14 आ गई है, कार्य शिक्षा में कौशलों का विकास। बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि कार्य शिक्षा में कौशलों से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन जाएगा, कार्य शिक्षा के अंतर्गत कौशल से आप क्या समझते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हैं या क्या क्या आप बच्चों को दे सकते हैं कार्य कौशल के अंतर्गत। देखिए इसमें कार्य कौशल के अंतर्गत माचिस की सिर वाली गुड़िया बनाना, रबड़ का खिलौना बनाना, माचिस की गाड़ियां बनाना और कार्डबोर्ड से मास्क बनाना, इतनी गतिविधियां होती हैं जो आप कार्य शिक्षा के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन मैं लूंगी जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसके भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि इतने सारे यूनिट हैं और इनमें से क्वेश्चन आने आपको कम है, ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे। अब चलिए ले लेते हैं कार्य शिक्षा का मूल्यांकन। मूल्यांकन का देखिए सीधा सा है कि मूल्यांकन एक बार आप पढ़ लीजिए बस हो गया। मूल्यांकन क्या है और उसके प्रकार क्या है, तो देखिए उसके 2 प्रकार होते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से होते हैं, तो रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन होता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, देखिए मुझे याद हो चुका आपको पढ़ाते पढ़ाते, तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके। लेकिन ये जनरली उपकरण विधियाँ यही है, जनरली एक ही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ बदल जाता है। किसी में शिक्षा में पूछ लिया, किसी में कार्य शिक्षा में पूछ लिया, किसी में कार्य योजना में पूछ लिया। कुछ नहीं सोचना है आपको मूल्यांकन के बारे में, जो एक आपने पढ़ा है उसको लिख देना है। सिर्फ जहाँ कार्य शिक्षा में पूछ रहा है तो कार्य शिक्षा वर्ड यूज कर लीजिए, जहाँ कार्य में पूछ रहा है कार्य में यूज कर लीजिए, जहाँ पे जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो वर्ड यूज कर दीजिए और लिख दीजिए। इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मूल्यांकन क्या कहलाता है आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज आपका वीडियो, जिसमें हमने बताया कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपने जो अभी तक पढ़ा है उनमें से किस पे आप ज़्यादा निगाह डालें।
तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जितने थे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आपके एग्जाम जो है अच्छे जाएं, और ये लास्ट सेमेस्टर है तो ये भी ऑलवेज की तरह हमेशा की तरह अच्छा निकल जाए और आप इसे पास कर लें अपने डीलेट को। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।